आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे बचाव अभियान की जिसके बारे में सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। ऑपरेशन एंटेबे। ये कहानी है जबरदस्त रणनीति, बेमिसाल बहादुरी और एक ऐसे मिशन की जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के गढ़ में 100 से ज्यादा जानें दांव पर लगी थीं। और मौका बस एक ही मौका था उन्हें बचाने का। इससे ज्यादा मुश्किल हालात हो ही नहीं सकते थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 27 जून 1976। एयर फ्रांस की एक फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस के लिए रवाना हुई। बीच में एक छोटा सा स्टॉप था। प्लेन में बैठे लोगों के लिए ये एक आम उड़ान थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये बिल्कुल साधारण सी यात्रा बहुत जल्द एक भयानक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप लेने वाली थी। एथेंस से टेक ऑफ हुए अभी सिर्फ 8 मिनट ही हुए थे कि अचानक 4 आतंकवादी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। 2 फर्स्ट क्लास में, 2 इकॉनमी में। उनके हाथों में पिस्तौलें और ग्रेनेड थे। प्लेन हाईजैक हो चुका था। पायलट को हुक्म दिया गया कि पेरिस नहीं, प्लेन को दक्षिण की तरफ लीबिया ले चलो। बेंगाजी में करीब 7 घंटे रुकने के बाद प्लेन ने फिर से उड़ान भरी, लेकिन इस बार मंजिल और भी ज्यादा खतरनाक थी, युगांडा। तो अब इस पूरे संकट में 3 मुख्य पक्ष थे। पहले तो थे 246 बंधक जिनकी जान सचमुच एक धागे से लटकी थी। फिर थे 4 अपहरणकर्ता, 2 फिलिस्तीनी, 2 जर्मन, जिनका मकसद अपने कैद साथियों को छुड़वाना था। और तीसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला किरदार, युगांडा का तानाशाह, राष्ट्रपति ईदी अमीन। जैसे ही प्लेन एंटेबे में उतरा, युगांडा की सेना ने उसे घेर लिया। और तो और 3 नए आतंकवादी भी अपहरणकर्ताओं से आ मिले। अब वो 4 नहीं, 7 हो चुके थे। यहाँ एक बात साफ हो गई थी, अपहरणकर्ता अकेले नहीं थे। उन्हें युगांडा की सेना का पूरा साथ मिल रहा था। सभी यात्रियों को प्लेन से उतारा गया और एयरपोर्ट के एक पुराने खाली पड़े टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया। अब सोचिए, वो सिर्फ आतंकवादी नहीं रह गए थे, उनके पीछे एक पूरी आर्मी खड़ी थी। और फिर वो पल आया जिसने सबको दहला दिया। अपहरणकर्ताओं ने एक एक करके सबके पासपोर्ट चेक किए और उन लोगों को अलग करना शुरू कर दिया जो या तो इजरायली थे या फिर यहूदी। उन्हें एक दूसरे हॉल में ले जाया गया। ये एक बहुत ही डरावना इशारा था कि ये सब किस तरफ जा रहा है। अब इजराइल की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ था बातचीत का रास्ता, यानी आतंकवादियों के सामने झुकना, और दूसरी तरफ एक बेहद जोखिम भरा मिलिट्री ऑपरेशन। उस वक्त के प्रधानमंत्री यित्साक राबिन बातचीत के हक में थे, लेकिन रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस का साफ कहना था कि अगर आज हम झुके तो ये भविष्य में ऐसे और हमलों को दावत देने जैसा होगा। और देश में लोगों का गुस्सा और दबाव दोनों बढ़ते जा रहे थे। तो अपहरणकर्ताओं की मांग क्या थी? बिल्कुल साफ, उन्हें चाहिए थी 53 सजायाफ्ता उग्रवादियों की रिहाई। और ये कोई आम कैदी नहीं थे। इनमें से 40 तो इजराइल की जेलों में थे और बाकी केन्या, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की। मतलब ये एक पूरी इंटरनेशनल सौदेबाजी बन चुकी थी जहां इंसानी जानों की कीमत लगाई जा रही थी। और साथ में दी गई थी एक डेडलाइन, 1 जुलाई। अगर 1 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो एक एक करके बंदूकों को मारना शुरू कर देंगे। अब घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से दौड़ रही थीं। हर एक पल बंदूकों को मौत के और करीब ले जा रहा था। तो दुनिया के सामने इजराइल ने दिखाया कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाई 53 कैदियों को अलग अलग देशों से इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ये एक चाल थी समय हासिल करने की, और ये काम कर गई। ईदी अमीन भी मान गया और डेडलाइन को 4 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। पर्दे के पीछे इजराइल को वो कीमती वक्त मिल चुका था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और इस मिले हुए वक्त में इजराइल ने जो काम किया वो कमाल का था। उन्होंने सबसे पहले उन गैर इजरायली बंधकों से बात की जिन्हें छोड़ दिया गया था। उनसे क्या पता चला? अपहरणकर्ता कितने हैं, उनके पास हथियार कौन से हैं, टर्मिनल के अंदर का माहौल कैसा है, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तो तब मिला जब पता चला कि वो टर्मिनल बिल्डिंग एक इजरायली कंपनी ने ही बनाई थी। बस फिर क्या था, उन्हें उस टर्मिनल के असली ब्लूप्रिंट्स मिल गई। अब जरा प्लान की दिलेरी देखिए। प्लान ये था कि ईदी अमीन के प्रेसिडेंशियल काफिले की हूबहू नकल तैयार की जाए, एक काली मर्सिडीज साथ में लैंड रोवर्स। आइडिया ये था
कि वे सीधे युगांडा के गार्ड्स के सामने से ड्राइव करते हुए निकल जाएंगे और गार्ड्स को लगेगा कि उनका अपना राष्ट्रपति आ रहा है। तो अब आ गई 3 जुलाई की रात। 4 इजरायली C-130 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन अंधेरे में उड़ान भर चुके थे। उन्हें 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। रडार से बचने के लिए वो समंदर और ज़मीन के बहुत करीब, बहुत नीचे उड़ रहे थे। बिल्कुल खामोशी से, किसी भूतिया काफिले की तरह वो युगांडा की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही पहला प्लेन एंटेबे के पास पहुंचा, पायलट्स ने उसकी सारी लाइटें बंद कर दी और तो और शोर कम करने के लिए 4 में से 2 इंजन भी बंद कर दिए। प्लेन लगभग बिना आवाज किए रनवे पर उतरा। उसका कार्गो दरवाजा हवा में ही खुल चुका था ताकि कमांडोज और गाड़ियां पलक झपकते ही बाहर निकल सके। लेकिन यहीं पर प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इजरायली इंटेलिजेंस को पता था कि ईदी अमीन एक काली मर्सिडीज इस्तेमाल करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ही दिन पहले उसने एक नई सफेद मर्सिडीज खरीद ली थी। तो जब युगांडा के गार्ड्स ने रात के अंधेरे में एक काली मर्सिडीज को आते देखा तो उन्हें शक हो गया और उन्होंने काफिले को रोक लिया। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो चुका था। कमांडोज ने गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। वो गाड़ियों से उतरे और टर्मिनल की तरफ दौड़ पड़े, जो वहां से करीब 300 मीटर दूर था। कंट्रोल टावर से युगांडा के सैनिक गोलियां बरसा रहे थे और इसी गोलीबारी में मिशन कमांडर योनातन नेतन्याहू, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे, बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन टीम रुकी नहीं। वो टर्मिनल के अंदर घुसे, हिब्रू और अंग्रेजी में चिल्लाए, नीचे लेट जाओ, और कुछ ही मिनटों के अंदर 7 अपहरणकर्ताओं को ढेर कर दिया। कुल मिलाकर जमीन पर वो सिर्फ 53 मिनट के लिए थे। लेकिन निकलने से पहले एक और बहुत जरूरी काम बाकी था। कमांडो की एक दूसरी टीम ने रनवे पर खड़े युगांडा के 11 मिग फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। ये इसलिए जरूरी था ताकि जब उनके प्लेन हवा में हों तो कोई उनका पीछा ना कर सके। तो आखिरकार नतीजा क्या निकला? ये मिशन एक जबरदस्त कामयाबी थी। 102 बंदूकों को बचा लिया गया। हाँ, दुख की बात ये थी कि क्रॉस फायरिंग में 3 बंदूकों की जान चली गई और एक की मौत गलती से कमांडो की गोली से हुई। 7 अपहरणकर्ता मारे गए और साथ में युगांडा के करीब 45 सैनिक भी। इजराइल का सिर्फ 1 सैनिक शहीद हुआ, मिशन कमांडर योनातन नेतन्याहू। लेकिन इस कहानी का एक बहुत ही दुखद पहलू भी है। एक 75 साल की बंधक थीं डोरा ब्लॉच। हमले से पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें कंपाला के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। कमांडो उन तक नहीं पहुंच पाए। बाद में बौखलाए हुए ईदी अमीन ने बदला लेने के लिए उनकी हत्या करवा दी। इस मिशन के बाद इसका नाम कमांडर योनातन नेतन्याहू के सम्मान में ऑपरेशन योनातन रख दिया गया। आज भी इसे दुनिया के सबसे साहसी, सबसे मुश्किल और सबसे कामयाब लॉन्ग रेंज रेस्क्यू ऑपरेशंस में गिना जाता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाकई इतिहास में इससे ज्यादा दिलेर कोई और रेस्क्यू मिशन हुआ है?